दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज एचटेट मॉडल पेपर ये 17वां हल करेंगे। एचटेट तो क्या सीईटी का भी इसी में शामिल है, क्योंकि सेम पैटर्न रहता है। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं, और वही हरियाणा जीके के जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसमें करवाए जा रहे हैं। तो आइए देखिए, पहले हिंदी का पार्ट रहेगा आज। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है, यानी कि होठों द्वारा उच्चारित कौन सा वर्ण नहीं होता। उ, व, बड़ा ऊ या फिर आ। तो इसमें उ, दोनों तो उ और व ये दोनों होठों से उच्चारित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है आ, ये होठों से उच्चारित नहीं है, ओष्ठ्य नहीं है ये वर्ण, ये कंठ्य वर्ण रहेगा। उच्चारण स्थान मैंने बहुत ही भली प्रकार से करवा रखे हैं, एक ट्रिक के माध्यम से करवा रखे हैं। जिस साथी ने नहीं देखे वो देख ले। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अलप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अलप प्राण होते क्या हैं, बताया मैंने बार बार कि अलप का मतलब क्या होता है, थोड़ा, और प्राण मतलब श्वास, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ा कम ही ताकत लगती हो। ठीक है ना। जैसे क, क अलप प्राण है। ख, ख क्या होगा, ख बोलते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगता है, तो ख महाप्राण हो गया। ठीक है ना, तो ये भी नहीं है। च, ज, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों ही वर्ण जो है वो कौन से हो जाएंगे, अलप प्राण हो जाएंगे। त, थ, न, इसमें थ जो है वो महाप्राण हो गया, इसमें ठ महाप्राण हो गया। तो तीनों जो वर्ण हैं वो कौन से हो जाएंगे, बी के हैं, वो अलप प्राण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न खालिस्तान से है। खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो जोर से, या फिर गाकर, चीखकर, या धीरे। तो क्या हो जाएगा इसका। तो ये तो आसान सा ही प्रश्न है कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध शब्द कौन सा है। अनाधिकार, विच्छिन्न, आरसीवाद, कार्यक्रम। तो इसमें देखो, अनाधिकार तो होता नहीं, ये अनधिकार होता है। इसमें ए जो है, आ की मात्रा जो है वो हट जाएगी। विच्छिन्न भी नहीं होता, क्योंकि इसमें वी और छी से पहले च का आगम हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी गलत है। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, वाह के ऊपर रह आ जाएगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, कार्यक्रम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाप्लस उदय की संधि क्या होगी। महोदय, 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 या महोदय। तो क्या हो जाएगा इसमें, महाप्लस उदय महोदय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और संधि कौन सी बन जाएगी, संधि बन जाएगी गुण संधि, स्वर संधि का जो भेद है वो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सद्भावना का संधि विच्छेद है, तो कौन सा बन जाएगा भाई, सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना और सद्भावना। तो क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत प्लस भावना। आप कुछ एक सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो द है, द कहाँ से आ गया। क्योंकि द यहाँ से आ गया, क्योंकि जो तय जो वर्ण है, तय है ए घोष, और बह क्या है, बह है घोष वर्ण। तो जब ए घोष का घोष के साथ मिलन होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, घोष, घोष बन जाएगा। ठीक है ना। तो तय का क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, द घोष है। ठीक है, तो सद्भावना ये बन जाएगा इस प्रकार से, और ये रहेगी व्यंजन संधि। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धरित्री का तद्भव रूप क्या है। धरित्री का तद्भव रूप
धरित्री तत्सम है, धरिती, धरती, धरिता, धरित्री। तो क्या हो जाएगा इसमें, धरती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका तद्भव है। दो भिन्न शब्द भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, यानी कि दो भाषाओं के से मिलकर बना हुआ शब्द क्या तद्भव कहलाएगा, देशज कहलाएगा क्या, या फिर विदेशज या संकर। तो आपने पढ़ा ही होगा कि दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा, संकर कहलाएगा। जैसे रेल गाड़ी, रेल किसका शब्द है, अंग्रेजी का है, और गाड़ी हिंदी का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संकर शब्द। कौन शब्द तद्भव है, तो कौन सा तद्भव है, रुक्ष तत्सम है, वृक्ष भी तत्सम है, पल्लव भी तत्सम है, खजूर भी खजूर तद्भव है। ठीक है ना। और खजूर का तत्सम क्या बन जाएगा, खजूर का तत्सम बन जाएगा खरजूर, जो के ऊपर ये रे हो जाएगा, इस प्रकार से आधार है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वृक्ष का हो जाएगा रूखा तद्भव, पल्लव का हो जाएगा पत्ता तद्भव। तो इसका इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, वायु, बयार, समीर, ध्वज। तो हवा के पर्यायवाची वायु भी होता है, बयार भी होती है, समीर भी है, ध्वज नहीं है। ध्वज है झंडे का, झंडे का ध्वज, ध्वजा, केतु, निशान, पताका, ये सभी ध्वज के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। स्वाधीन का विलोम क्या होगा, गुलाम, अधीन, पराधीन, प्रतंत्र। तो क्या हो जाएगा इसमें, स्वाधीन का हो जाएगा। स्वाधीन का मतलब क्या होता है, अपने अधीन। तो गुलाम, अधीन, पराधीन, पराधीन हो जाएगा इसका, पर दूसरे के अधीन, अधीन होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्र। आगे देखो भाई, भक्ति का अर्थ नहीं है, तो क्या नहीं है, सेवा, पूजा, श्रद्धा, कविता। तो सेवा भी है, पूजा भी है भक्ति का अर्थ, और श्रद्धा भी है, कविता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक भी है, देशवाचक नहीं है, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती, भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है तीनों वो बताने हैं। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो कौन से हैं, जिन्होंने, उन पर, उसको नहीं है, जिनका, जो, किनका, किनका तो है लेकिन जिनका नहीं है, जो, वह, कोई, कोई है, वह है, ये भी नहीं है। कौन, क्या, किसने, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ये तीनों जो सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक का कौन सा विशेषण बनेगा, पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय, या फिर पुस्तकों। तो पुस्तकालय तो क्या हो गया, ये तो संज्ञा बन गई। ठीक है ना। पुस्तकें ये बहुवचन बन गया, ये भी नहीं है, पुस्तकीय हो जाएगा। पुस्तकीय कि उसे पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। ठीक है ना। तो ये पुस्तक से बन गया पुस्तकीय विशेषण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, क्या लिपि कहते हैं, पद, शब्दांश या भाषा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है, और जब वाक्य से बाहर स्वतंत्र रहता है तब वो शब्द कहलाता है। शब्द और पद में सिर्फ यही अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है, किससे होता है, पदक्रम से होता है क्या, भाषा से,
छंद से या फिर अलंकार से होता है। तो शब्दों का क्रम वाक्य में पद क्रम से होता है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, इस प्रकार से पद क्रम जो होता है उससे शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, कौन सा है? दरअसल वह उससे प्रेम करता, दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। डाकुओं के पैरों में हथकड़ियां हैं, यह ऐतिहासिक घटना है, आपका मवदी है। तो दरअसल में, इसमें कौन सी अशुद्धि है? ये गलत है, इसमें अशुद्धि है। दरअसल के साथ में नहीं आता, दरअसल हो जाता। ये वाक्य शुद्ध कैसे होगा? दरअसल वह उससे प्रेम करता है, ठीक है ना, ये ऐसे होता तो ठीक रहता। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, ये भी गलत है, क्योंकि पैरों में हथकड़ियां नहीं बल्कि पैरों में बेड़ियां पहनाई जाती हैं, ये भी गलत है। यह ऐतिहासिक घटना है, ये सही वाक्य है। यह ऐतिहासिक घटना है, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध है। आपका बहुवचन है, ये भी गलत है। इसमें क्या गलत है? क्योंकि बहुवचन और आपका ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं, दोनों जो है यहाँ नहीं आ सकते। या तो आपका आता या फिर बहुवचन आता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। योजक चिन्ह है, तो ये इस प्रकार से ये वाला या फिर ये या फिर ये। तो योजक चिन्ह जो है दो शब्दों को जोड़ने वाला ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ये अल्पविराम हो गया, ये विसर्ग हो गया दो बिंदु, और ये हो गया अर्धविराम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लाघव चिन्ह का प्रयोग कब होता है? उदाहरण के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, त्रुटि सुधारने के लिए, अभिवादन के लिए। तो उदाहरण के लिए तो नहीं होता, उदाहरण के लिए तो ऐसे होते हैं वो चिन्ह ऐसे। त्रुटि सुधारने के लिए ये वो हंसपद होता है इस प्रकार से। और हाँ, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है लाघव चिन्ह का। जैसे एक यूँ इस प्रकार से जो सर्कल ये बनाया हुआ है गहरा सा, या फिर कोई सर्कल ऐसे बना देते हैं वो, तो वो होता है लाघव चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? देखो, व्यर्थ परिश्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, या फिर पुरानी बातों को दोहराना। तो कौन सा हो जाएगा? पुरानी बातों को दोहराना, इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी के सामने खालिस्तान मेरी आदत नहीं है, हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाकों चने चबाना, या फिर पत्थर की लकीर खींचना। तो कौन सा हो जाएगा? किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। हाथ फैलाना का मतलब भीख मांगना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भीगी बिल्ली बनना होना का क्या अभिप्राय है? भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना, या सर्दी लग जाना। तो ये तो आपको सभी को ही पता होगा। तो भीगी बिल्ली बनना का मतलब डर जाना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। कौन मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना ये भी है, शब्दबाज दिखाना ये भी है, पीला मुंह करना ये तो मुहावरा नहीं होता, हरा ही हरा सूझना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीला मुंह करना ये नहीं होता, बल्कि काला मुंह करना ये होता है, कलंक लगाना, ठीक है ना, बेइज्जती करवाना। लाल पीला होना, गुस्से में होना, शब्दबाज दिखाना क्या हो जाएगा? झूठे मतलब वादे करना या झांसे में लाना। हरा ही हरा सूझना, चारों ओर अपनी ही जीत दिखाई देना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये मुहावरा नहीं है, बाकी तीनों और मुहावरे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा पत्र, कौन सा लिखा जाएगा भाई? नौकरी चाहने के लिए परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र, या विज्ञापन।
तो क्या हो जाएगा, ये नौकरी चाहने के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? आवेदन पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हिंदी के प्रश्न थे। अब कुछ करते हैं हरियाणा जीके के प्रश्न, देखिए कौन से हैं। पहला प्रश्न है हरियाणा जीके से, रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य के किस जिले में है? भिवानी, यमुनानगर में, पानीपत में या फिर सिरसा में? तो कहाँ है ये वर्कशॉप जो है यमुनानगर में है। यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप है। सरस्वती शुगर मिल, टिम्बर मार्केट, ये भी वहाँ पे है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? यमुनानगर में ही। भिवानी में क्या है? कपड़ा उद्योग, भिवानी टेक्सटाइल मिल यानी कि TIT इसको बोलते हैं। पानीपत में तेल शोधक कारखाना, कंबल उद्योग। सिरसा में क्या है? वनस्पति उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में बेमेल चयन कीजिए। यानी कि कौन सा उसके साथ सही नहीं बैठ रहा? मुख्यमंत्री थे क्या, मार्शल थे क्या, राज्यपाल या फिर उपराज्यपाल? ठीक है ना। तो कौन सा बेमेल है? तो मार्शल नहीं थे वो, और बाकी ये सभी बन चुके थे। इसके बारे में देखो, पढ़ते हैं क्या है। सुरजीत सिंह बरनाला का जन्म 21 अक्टूबर 1925 को अटेली महेंद्रगढ़ में हुआ। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। यह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व राज्यपाल और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 2017 को हो गई थी। आगे देखो, रासलीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लोकप्रिय है? तो रासलीला गुरुग्राम में, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद। तो रासलीला का संबंध जो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, क्योंकि रासलीला ये लगभग मथुरा के आसपास उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसका प्रचलन है। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी संस्कृति लगभग वहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये वहाँ यूपी के साथ अटैच है। फरीदाबाद, पलवल, होडल, बल्लभगढ़ में रासलीला लोक नृत्य जो है लोकप्रिय है। ठीक है। तो फरीदाबाद में ये ध्यान रखना। रासलीला नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। हिसार में क्या है? गणगौर नृत्य बहुत लोकप्रिय है। रेवाड़ी में कौन से हैं? धमाल नृत्य। महेंद्रगढ़ झज्जर में लोकप्रिय है। धमाल नृत्य कहाँ? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1966, 5 जनवरी 1967, 1 नवंबर 1958 या 15 अगस्त 1947 को? तो ये तो आप सभी को ही पता है कि 1 नवंबर 1966 को इसका निर्माण हुआ था। उस समय जिले कितने थे? तो ये 7 जिले थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे भगवत दयाल शर्मा। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो ये बने थे धर्मवीर सिंह। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? ये थी श्रीमती शन्नो देवी। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? प्रीतमपाल सिंह। हरियाणा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? प्रताप सिंह दौलतपुरा। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। हरियाणा के किस जिले में लाल चेनेस्टर मिट्टी पाई जाती है? तो लाल जो है चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है कहाँ? क्या भिवानी में, सिरसा में, रोहतक या यमुनानगर में? तो ये यमुनानगर में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। रोहतक में चूने का पत्थर पाया जाता है। सिरसा में अनकाई दलदल है। भिवानी में बजरी है। बजरी कहाँ है, कहाँ पाई जाती है? फरीदाबाद और भिवानी में। ये आपको ध्यान रखना है।
विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी शीला मेगन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो कहाँ हुआ था इसका? कैथल में, करनाल में, या रोहतक ये में, या फिर जींद में? तो इनका जन्म हुआ था करनाल में। कौन? बास्केटबॉल खिलाड़ी शीला मेगन। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। शीला मेगन का जन्म 16 मार्च 1980 को करनाल में हुआ था। वर्तमान में भारतीय सीनियर टीम की कोच हैं। शीला मेगन भारत की पहली महिला जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के लिए रेफरी बनी। रोहतक प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक का संबंध मोखरा गांव रोहतक से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से? मोखरा गांव है, जिला रोहतक में। कैथल से क्या है? कैथल जिले के राम सिंह पोंदा 1980 से सर्कल कबड्डी के कोच थे। जींद में क्या था? युजवेंद्र चहल प्रसिद्ध इंडियन क्रिकेटर का संबंध जींद जिले से है। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? तो क्या कृष्ण मृग, एशियाई शेर, नेवला, या फिर सियार? तो ये एशियाई जो शेर है ये प्रजाति हरियाणा में नहीं पाई जाती, बाकी और तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू हुआ था? तो रेवाड़ी में, पंचकुला में, पलवल में, या भिवानी में? तो ये हुआ था सबसे पहले पंचकुला में। क्या? हरियाणा साहित्य संगम। आगे देखो। साहित्य संगम का मतलब जहाँ लेखक कवियों का जो है एक समागम होता है। फरवरी 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फर्स्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य की किस कॉलेज में आयोजित हुई थी? क्या डीएवी सेंट्री कॉलेज फरीदाबाद, लक्ष्य कॉलेज, डीएवी सेंट्री कॉलेज फरीदाबाद और लक्ष्य कॉलेज दोनों, इनमें से कोई भी नहीं? तो ये हुई थी डीएवी सेंट्री कॉलेज फरीदाबाद। आगे देखो। किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा प्राचीन सरिस्का का उल्लेख मिला है? तो सासिका का। तो ये मिला है बुद्ध चरित्र, क्या दिव्यादान, महाभाष्य, महाविभाषा शास्त्र? तो ये मिला था दिव्यावदान में। बौद्ध साहित्य दिव्यावदान व मंजी निकाय में हरियाणा की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में अग्रोहा व रोहतक का उल्लेख है। दिव्यदान में शीर्षा का वर्णन भी मिलता है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखो। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, या दक्षिणी पश्चिमी भाग? तो न्यूनतम का मतलब सबसे कम वार्षिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के कुछ भाग में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। पंचकुला व अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक वर्षा होने के कारण इसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। जोगी गीत गाने के लिए खालिस्तान वाद्य का प्रयोग करते हैं। वाद्य का मतलब कोई वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र। तो कौन सा? शहनाई का, बीन का, सारंगी, या ढोलक? तो जोगी जो है वो सारंगी का प्रयोग करते हैं। सारंगी बांस की छड़ी से बना एक किनारे बर्तन के आकार का होता है और यह लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हाँ, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बीन का प्रयोग प्राचीन समय में सबसे पहले सपेरों ने किया था। यह फूंक मारकर बजाया जाता है। इसके आगे एक बांस की पाइप होती है जिसमें 6 से 8 छेद होते हैं। शहनाई, इसका प्रयोग शुभ अवसरों पर गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किया जाता है। ढोलक, यह सामान्य ढोलक होती है। यह ढोल से छोटी होती है। खुशी के अवसर पर इसका प्रयोग होता है। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के साहित्यिक हैं। तो किसके कौन से साहित्य से जुड़े हुए हैं ये? संस्कृत से क्या, अंग्रेजी से क्या, या उर्दू से, या फिर हिंदी से? तो बाल मुकुंद गुप्त जो है हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। ये एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1865 ईस्वी को गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में हुआ था। प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? शिव शंभू का चिट्ठा, भारत मित्र, हिंदुस्तान और हरिदास। प्रमुख अखबार, अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप और भारत मिश्र। जोगिंदर सिंह खालिस्तान के साहित्यक हैं। जलसा के, शाहबाद के, पानीपत के, या अम्बाला के? तो ये जोगिंदर सिंह जो है वो शाहबाद के साहित्यक हैं। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो रिजवी, धरती, युजुर्वेद या ओशो? तो पहली हरियाणवी फिल्म धरती थी। 1968 में यह बनाई गई थी। प्रथम सफल फिल्म थी बहुरानी, 1983 में बनाई गई। और पहली सफलतम फिल्म थी चंद्रावन, जो 1984 में बनाई गई थी। हरियाणा की राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म थी लाडो, जो कि 2000 में बनी थी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 45,212, 46,217 और 47,212 वर्ग किलोमीटर। तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है ये हरियाणा का। जब अलग हुआ था तो पंजाब का 35.18% हिस्सा मिला था इसको। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है हरियाणा का क्षेत्रफल। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 37 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश है। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है? 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर। हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी कितनी है? 444 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट थे। हो सकता है कहीं निकट भविष्य में किसी परीक्षा में आ जाए। और अपने साथियों के क्लास शेयर किया करो। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।